हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आपको पता है कि अभी देखो क्या है कि कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, 3-4 दिन हो गए लगभग। तो अब अपने 15 लेक्चर तो हो चुके थे, ये 16वां लेक्चर है। तो मैंने सोचा कि लेक्चर वैसे हो भी बहुत गए हैं। 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है बहुत देखो अब लंबा होता है, क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ते हैं कहाँ से लेना, मतलब कि क्वेश्चन कहाँ से ले, और कुछ मैं बिजी भी था तो 3-4 दिन से वीडियो नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। अब अपन रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे फिर से। तो क्योंकि अब देखो क्वेश्चन भी मिलने बहुत कम हो गए, क्योंकि हमने बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए अपन फिर से उनको रिकवर करेंगे। और आप भी मतलब पूरा पूरा साथ दीजिए, आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी ये हो पाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन 16 नंबर के लेक्चर में। क्वेश्चन है, एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। तो पूरा चक्कर होता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो किस प्रकार से होता है। मान लीजिए कोई प्रत्यावर्ती धारा है, तो इसका पूरा चक्कर ये है, मतलब वो पुनः अपनी उसी स्थिति में आ गए। तो इसमें माध्यमान क्या होगा। माध्यमान मतलब टोटल धारा का योग बटा टाइम। तो सिग्मा आई क्या होगा यहाँ पे सिग्मा आई जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि जितनी धारा पॉजिटिव है उतनी ही धारा नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे शून्य आंसर आ जाएगा इसका माध्यमान में। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल है। आभासी धारा होती है, आभासी धारा क्या होती है, √2 गुणा शिखर धारा, शिखर धारा बटा 2, शिखर धारा बटा √2, या फिर औसत धारा बटा √2। तो देखो आपको एक चीज़ पता होगा कि आई, अब जो आभासी धारा होती है वो IRMS इक्वल टू क्या होता है, I0 बटा √2। तो I0 बटा √2, I0 क्या होता है, शिखर धारा। तो शिखर धारा बटा √2 क्या होती है, आभासी धारा, जिसको वर्गमाध्य मूल वेग भी कहते हैं ये। ठीक है, IRMS का। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, रासायनिक, ऊष्मीय, चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो थर्ड वन है इसका आंसर होगा ऊष्मीय, कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। आप ये सोच भी सकते हो कि कोई भी मतलब तार है, यदि उससे प्रत्यावर्ती धारा गुजरेगी तो वो गर्म होगा कुछ देर बाद, तो उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपको करना क्या, देखो जो भी क्वेश्चन करने हैं ना, उसके लिए आप जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ, क्वेश्चन पढ़ते आपको वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर वो अपने आप को जज कीजिए कि हाँ आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, और उसके बाद में आप प्ले करके देखिए कि आपका आंसर सही है नहीं है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, आई थिंक ओम होता है, सबको पता होगा। एंड तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो तप्त ताप एमीटर क्या मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग मान। तो तप्त तार एमीटर होता है वो VRMS मापता है। तो इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे ये रूट मीन स्क्वायर ये होता है इसका। तो चलिए, तो मूल औसत वर्ग मान ये क्या है, वर्ग मध्य मूल। ठीक है, इस हिसाब से होता है। तो इंग्लिश में होगा तो आप वो इंग्लिश में देख लेना, दोनों आएंगे पेपर में। तो तब तारामीटर में धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, धारा विक्षेप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, विक्षेप धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और धारा विक्षेप के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या आएगा, इसमें जो तप्त तारामीटर में होते हैं ना, वो विक्षेप धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन सी आएगा इसमें। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। अब खुद के सोचने की बात है, तो यांत्रिक ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं, तो उल्टा करूँगा, यदि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वो तो मोटर हो जाएगा। और डायनोमो होता है वो यांत्रिक को विद्युत में चेंज करता है, साथ में भी आएगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपको पता पानी खींचने वाली मोटर होती है, वो जैसे उसमें लाइट आएगी तब वो घूमेगी। मान लीजिए कोई मोटर है, इसका ये घूमेगा, घूमेगा तो ये पाइप से यहाँ से पानी निकालेगा। तो लाइट पहले जा रही है, मतलब विद्युत को ये यांत्रिक में चेंज कर रही है, फिर पानी निकाल रही है। ये तो हो गई मोटर। लेकिन जो आपका डायनोमो है ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट आता है, यदि किसी डायनोमो में आर्मेचर की परिक्रमण चाल दुगनी कर दी जाए तो जो ई होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो क्या होगा। तो वो यदि आप इस परिक्रमण की चाल डबल करोगे तो वो भी दुगना हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। तो देखो क्या है कि एसी को डीसी में, या फिर एसी को डीसी में चेंज करने के लिए तो आपको पता है रेक्टिफायर निर्दिष्टकारी का यूज होता है, गलत है ये चीज़। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी, डीसी की वोल्टता, तो डीसी तो सेम होती है, डीसी की वोल्टता तो घट बढ़ ही नहीं सकती।
तो डी ऑप्शन इसमें सीधा सा आएगा, एसी की वोल्टता बढ़ाने या घटाने में। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है, तो ट्रांसफार्मर में क्या परिवर्तित रहता है, वोल्टता बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि वोल्टता ही तो घटती बढ़ती है, धारा और आवर्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर है उसमें आपकी धारा होती है वो सेम रहती है, आवर्ती और वोल्टता तो चेंज होते ही रहते हैं, आवर्ती बढ़ाओगे वोल्टता बढ़ाओगे ये तो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये आपकी धारा होती है वो सेम रहती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली की तार में, अब देखो एक चीज़ होती है इसमें, तीन चीज़ें बताऊँगा आपको, आई और वी और एन में एक तरह से रिलेशन होता है। रिलेशन में आपको बताऊं कि ऊंचाई हो चाहे कोई भी वो सारे के लिए लागू रहता है। आई और वी और एन की अगर मैं बात बताऊं तो वी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई और वी तो क्या होते हैं, समानुपाती होता है, लेकिन एन व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार फिर से कंफर्म कीजिए इसको। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा आप एक बार करेक्शन कीजिए कि आई होता है वो व्युत्क्रमानुपाती वी होता है और एन के समानुपाती होता है, इस प्रकार से होता है। मतलब आई और वी तो व्युत्क्रमानुपाती होते ही हैं, इसके साथ जो एन होता है वो यहाँ पे नहीं सॉरी ये नहीं होगा। देखो समझने वाली बात है, इसमें मैंने आपको कैसे समझा, देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे समझ में आई कि आई होती है, ये होता है वी समानुपाती एन व्युत्क्रमानुपाती आई, ये एकदम राइट है, v समानुपाती n व्युत्क्रमानुपाती आई। अब ये क्यों निकला, क्योंकि मैं यदि ये दो लूँ मैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो रहा था मैं, तो इसमें क्या है v, मैंने क्या लिखा v व्युत्क्रमानुपाती आई, तो इसमें क्या है वी आई है ना बराबर कांस्टेंट c। अब p बराबर वी आई होता है आपको, और वी आई यहाँ पे कांस्टेंट बता रहा है, और आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में जो शक्ति होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो वी आई कांस्टेंट है, इसका मतलब v व्युत्क्रमानुपाती आई है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैं फिर से वो रिलेशन लिख रहा हूँ कि आई सॉरी क्या क्या रिलेशन लिखा मैंने लिखा v समानुपाती n व्युत्क्रमानुपाती आई, ये लिखा। अब देखिए इसमें क्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर बता रहा है, मतलब जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वोल्टेज इंक्रीज होगा इसका मतलब कि V1 और V2 में, यानी द्वितीय कुंडली है उसमें वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा। अब V2 V1 से बड़ा है, लेकिन V2 और V और N क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब समानुपाती में है, तो B ऑप्शन आ जाएगा कि N2 और N1 का क्रम भी वही रहेगा, N2 बड़ा होगा, तो B ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 11th में B आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में प्रयुक्त क्रोड पटलित इसलिए होती है कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़े, क्रोड का अपशिष्ट चुंबकत्व, क्रोड की चुंबकीय संपत्ति संतृप्ति स्तर बढ़े, क्रोड में भंवर धाराएं घटे। तो इसमें मेरे ख्याल से डी आएगा, क्योंकि भंवर धाराओं पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, और वैसे कुछ अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग नहीं रहा है मेरे को क्या आने लायक, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उसी में ही बात आ जाती है जो अभी मैंने बताया कि आई की जो वी समानुपाती एन व्युत्क्रमानुपाती आई, वही चीज़ है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, उच्च विभव उच्च धारा क्या होता है, उच्च धारा नहीं होती है, उच्च विभव न्यून धारा, निम्न विभव उच्च धारा, न्यून विभव निम्न धारा। तो 13th में सी आ जाएगा। विभव तो उच्च होता है, लेकिन धारा, यदि विभव उच्च होगा तो धारा एकदम न्यून होगी, क्योंकि एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती में होते हैं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे, बहुत ही अच्छी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिद्धांतों पे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं बहुत बार। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का अंतर क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपको पूछा है कि अनुनाद की स्थिति में धारा और, यानी धारा आई एंड विद्युत वाहक बल के बीच में, तो 15th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें डी आएगा, शून्य होता है। अनुनाद की स्थिति में बहुत सी चीज़ें होती हैं वो शून्य होती हैं, तो शून्य आप ऐसे भी चेक करके टिक करके आ जाओ ना, सही हो जाएगा आपका। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है केवल प्रतिरोध में, केवल धारिता में, प्रेरकत्व में, इन सभी में। तो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होती है उसमें ओनली
प्रतिरोध होता है उसमें ही शक्ति व्यय होती है, बाकी चीज़ों में शक्ति व्यय यानी शक्ति की हानि नहीं होती है। चौक कुंडली में होता है निम्न प्रेरकत्व उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रेरकत्व निम्न प्रतिरोध। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या रटना होता है, याद करना होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, उच्च प्रेरकत्व यानी एल, ये होता है एल ग्रेटर आर लेसर, ठीक है, एल इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, इस हिसाब से होता है। अच्छे चौक कुंडली का शक्ति गुणांक यानी जो पावर फैक्टर होता है चौक कुंडली का, अच्छी चौक कुंडली एक तरह से आदर्श मान सकते हैं आप इसे, तो शून्य होता है ना, क्योंकि इसका पावर फैक्टर यदि शून्य होगा तो इसके अंदर जो मतलब जो इसका प्रेरकत्व होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। अपचाई ट्रांसफार्मर होता है में क्या बढ़ जाता है, तो देखिए मैंने कहा कि V समानुपाती N व्युत्क्रमानुपाती I। अब अपचाई है, स्टेप डाउन है, तो V तो कम होगा, V कम होगा तो N भी कम होगा, लेकिन I ज़्यादा होगा तो धारा बढ़ जाती है। 19 में डी आएगा, सी आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको यदि जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी है ना, तो इसमें ही सारी चीज़ें आएंगी कि V समानुपाती N व्युत्क्रमानुपाती I। और इसको आप याद कैसे कर सकते हो, V तो N के होता ही है समानुपाती, और V I बराबर C यानी P बराबर C होता है ट्रांसफार्मर में, सीधी सी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ये हैं आपके परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा अब क्वेश्चन बचे ही नहीं है तो ये कर लेते हैं। हाँ, तो देख क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, इसमें कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व वस्तु के बराबर होता है। अपन अलग अलग को डिसीजन लेंगे कि क्या ये होता है नहीं होता है। तो प्रतिबिंब क्या बोल रहा है, सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सदैव आभासी, क्या उत्तल दर्पण में सदैव आभासी रहता है, बिल्कुल नहीं। आभासी एक स्थिति में होता है, बाकी क्या होता है, ये बाकी होता है आपका जो वास्तविक। उत्तल दर्पण में सेम आकार का होता नहीं है। समतल दर्पण में आपको पता है आभासी सदैव आभासी होगा, सीधा भी होगा, होता पार्श्व है लेकिन सीधा तो होता है ना, सी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं। समतल सतह के लिए, गोलीय सतह के लिए, सभी प्रकार की परावर्तक सतह के लिए, केवल वक्र सतह के लिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी सतह के लिए लागू होता है। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंब होती है तो आपतन कोण क्या होगा। तो देखो आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब से होता है। यदि लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण तो 0 डिग्री होगा, बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद में आता है समतल दर्पण को 30 डिग्री से उसके अक्ष के पृथक घुमाया जाता है। परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूमेगी। यदि आप दर्पण को घुमाते हो 30 डिग्री से तो जो आपकी परावर्तित किरण होती है वो 60 से घूमती है, लेकिन यदि आप आपतित किरण को 30 से घुमाओगे तो वो भी 30 से ही घूम जाएगी। कॉमन सेंस आप खुद भी देख सकते हो। आपको थोड़ा सा मैं इसमें समझाऊं, पहले दर्पण मान लीजिए ऐसे था इस प्रकार से, और ये विलंब है, ये मान लीजिए इस प्रकार से आपतित किरण है, ये परावर्तित हो गई। अब मैंने इसको 30 डिग्री यहाँ पे घुमा के यहाँ पे कर दिया, ठीक है, लेकिन आपतित किरण तो वही है, ये है मान लीजिए। अब ये यहाँ पे कर दिया मैंने, आपतित की दूसरे पेन से बनाऊँ मैं ये। अब आपतित किरण तो पहले वाली है, परावर्तित होगी तो वो बाद में यहाँ पे आएगी। ये जो इतना एंगल है इतना ही यहाँ पे रहेगी, तो लगभग वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जो ये एंगल है ये कितने से घूमी, ये 60 हो जाएगा यदि आप 30 से घुमा रहे हो। तो ये चीज़ें समझ सकते हो आप ये, या फिर याद रख लीजिए, एक किसी बिंदु समान वस्तु को समतल दर्पण के बीच रखा गया जो एक दूसरे के समांतर है, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होंगी। बिंदु समान वस्तु को समतल दर्पण यदि समांतर है तब ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो अवतल दर्पण होता है ये। अब इसकी कौन सी स्थिति में फोकस पे बनता है, जब अनंत पे होती है, तो डी आएगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो,
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब वैश्विक स्थिति आ जाती है और इसी में आभासी व बड़ा बनता है। तो ऑप्शन ए आएगा इसमें। आपका क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद 7th नंबर का, और इसमें आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण उसके यदि आप वक्रता केंद्र पे रखते हो सी पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसका प्रतिबिंब होता है वो उसी पे ही बनता है और सेम आकार का बनता है। तो यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र पे ही। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन तो सेम आकार का बनता है, तो आवर्धन होता है वो -1 होता है। माइनस तो क्यों लगाया, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है, बिंब बनता है, वो सेम साइड में होता है। तो अवतल दर्पण में क्या ऐसे आएगा फिर यहाँ पे, तो माइनस आएगा जो वास्तविकता को बताता है, -1 सी आएगा इसमें। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है क्या होता है, मतलब हमेशा सीधा होता है एवं आभासी होता है। तो उत्तल दर्पण होता है वो सदैव आभासी ही बनाएगा। तो ये तो काट दीजिए बी ऑप्शन, तो सीधा भी और उल्टा भी, हमेशा सीधा एवं आभासी, ऑप्शन ए आ रहा है इसमें। हमेशा होता तो सीधा है लेकिन वो आभासी होता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। अच्छा क्वेश्चन है। मोटर जो हेडलाइट होते हैं, हेडलाइट में आपका क्या कौन सा रहता है, हेडलाइट क्या करती है, क्या फैलाती है प्रकाश को या फिर एक तरह से उसको मतलब एक तरह से सिकुड़ती है। तो जो हेडलाइट होता है उसमें आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 11th में आएगा ए, 11th में ए नहीं सी आएगा, एक में आएगा उत्तल दर्पण, सी में है, सी ऑप्शन आएगा इसमें, याद कर लीजिए। केवल उत्तल दर्पण का यही उपयोग है गाड़ियों के हेडलाइट या साइड गार्ड में। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है। ऋणात्मक है तो छोटा बड़ा से तो मतलब ही नहीं है, उल्टा है सीधा है ये बताना आपको। तो उल्टा है प्रतिबिंब, उल्टा होता है तभी वो क्या होता है आपका ये ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए कोई भी दर्पण है, अब इस तरफ प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब इधर बन रहा है, और ये माइनस में क्यों होगा, क्योंकि जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है H'/H, और नीचे की दूरी नेगेटिव में होती है, ऊपर की दूरी पॉजिटिव में होती है। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव या फिर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या होती है, ऋणात्मक है, तो इसका मतलब उल्टा है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी एवं वक्रतर त्रिज्या में संबंध क्या होता है, R=2f होता है। तो R=2f, तो F=R/2। एंड उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से कम, 0, 1, 1 से अधिक। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है, क्योंकि उसमें जो हाइट होती है प्रतिबिंब की वो छोटी होती है। तो देखिए जो क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं। अब बाकी आप बस अपनी तैयारी करते रहिए, वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। और इसके साथ ही अपन इंग्लिश के भी 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने अभी सोचा है कि क्यों ना इंग्लिश के क्वेश्चन की भी सीरीज़ हो जाए, जिससे आपको फ़ायदा मिल जाए। तो बस आप पूरी तैयारी में लगे रहिए, और किसी भी अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन तो देखे पूरे होने वाले हैं, लगभग हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।